स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के इस नई वीडियो में। आज की अपनी इस वीडियो में हम बीते हफ्ते उन तमाम खबरों के आधार पर बनाए गए सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि सुर्खियों में रही। ये सवाल जो है आपकी आगामी परीक्षा में समसामयिकी से जोड़ करके जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनके लिए काफी सहायक हो सकते हैं। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन जिला युग्मों से संबंधित है? प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी मेरठ, अयोध्या मेरठ, गोरखपुर मेरठ। चारों विकल्पों में अगर देखें तो मेरठ कॉमन है, यानी कि एक जिला तो मेरठ है। दूसरा कौन सा जिला है? तो दूसरा जिला है प्रयागराज। दरअसल अभी हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे के कार्य में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो राज्य के 12 जिलों से और तकरीबन 518 गांवों से होकर के गुजरेगी। शुरुआती दौर में अगर बात करें तो यह 6 लाइन का एक्सप्रेसवे था, लेकिन इसको बढ़ा करके 8 लाइन का भी किया जा सकता है। तो 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है और इस पर जो अधिकतम गति होगी वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई की हम बात करें तो तकरीबन 594 किलोमीटर यह लंबा एक्सप्रेसवे है। और इसके अलावा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद यह देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे देश का कौन सा है? मुंबई नागपुर है। उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। और इसके कार्य में तेजी लाने के लिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, और जिससे कि वर्ष 2024 के अंत तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाए, यानी कि इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बना लिया जाए। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि प्रयागराज और मेरठ। तो यहां से देखिए कि मेरठ और प्रयागराज के बीच जो यात्रा है उसमें जो वक्त लगता था, समय लगता था, उसमें काफी कमी भी आ जाएगी इसके निर्माण हो जाने के बाद से। अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में आध्यात्मिक पर्यटन का उदय देखा जा रहा है? अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती, वाराणसी। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इसी के चलते अयोध्या में एक तरह से पर्यटन का उदय देखने को मिल रहा है। वहां के जो भी होटल हैं उनकी दरें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं और लगभग सारे होटल बुक हो चुके हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि अयोध्या। यहां पर एक अनुमान की अगर हम बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगले महीने फरवरी तक प्रत्येक दिन 3 लाख से 5 लाख आगंतुकों की आने की आशंका है। वहीं यहां पर बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा और इसमें मंदिर का जो उद्घाटन किया जा रहा है, इसी की वजह से यहाँ के जो आसपास के होटल हैं, इसके अलावा जो अन्य चीजें भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक दृष्टि से, उन तमाम चीजों में वृद्धि देखने को मिल रही है। नए आगंतुकों की आने की आशंका है, बहुत ज्यादा मात्रा में आने की आशंका है। यहाँ पर आंकड़ों से आप कयास लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ होने वाली है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर अयोध्या में पर्यटन उदय देखा जा रहा है और इसी के चलते अभी देखिए तो अयोध्या जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी कर दिया गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि अयोध्या हो जाएगा। सवाल अगला है, क्या है देखते हैं। सौर और वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से राज्य के 40% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी? 25,000 करोड़, 35,000 करोड़, 45,000 करोड़ या 55,000 करोड़? तो इसका सही जवाब है 35,000 करोड़ रुपए। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय वाली 125 योजनाएं चलाई जा रही है और जो कि राज्य के 40% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल अनुरूप है। इसी के संदर्भ में पहले चरण में बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 35,000 करोड़ रुपए की 4 बड़ी सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। अब यहां पर देखिए कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य सरकार को 40 लाख
करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए थे, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो जो सूर्य और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उसकी काफी संभावनाएं यहां पर देखी जा रही है। इसी के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा योजना के तहत सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का कुल निवेश में महत्वपूर्ण हिस्सा भी देखने को मिला था इस समिट के दौरान। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हाल में सरकार ने गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित किस गांव को विकसित करने का निर्णय लिया है? राजापुर, रुस्तमपुर, तिलमापुर या आशापुर? अगर आप सभी ने गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी पढ़ी होगी या इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो इनका जन्म स्थान जो है चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तो अब सरकार ने राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। राजापुर कहां पर है? चित्रकूट जिले में। चित्रकूट जिला कहां है? उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसका कुछ पोर्शन मध्य प्रदेश में भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यह संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की थी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रामचरितमानस के महत्व के साथ साथ इसके लेखक पर भी जोर दिया है, जिनके जन्म स्थली पर बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने भी आते हैं। तो यहाँ पर 21 करोड़ की लागत से राजापुर गांव में तुलसी स्मारक के पास करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा राजापुर। राजापुर कहां पर है? चित्रकूट में है। ये जो तीनों स्थान है ये वाराणसी में है, बनारस में है, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राहत वाणी केंद्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपदा पूर्व चेतावनी, कैंसर चिकित्सा, सर्पविष से बचाव या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दरअसल अभी हाल ही में राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र है जो कि मोबाइल के जरिए, मोबाइल नोटिफिकेशन के जरिए, मोबाइल एसएमएस के जरिए या अन्य माध्यमों से किसी भी आपदा के आने से तकरीबन 30 मिनट पहले या 1 घंटा पहले चेतावनी देकर के लोगों को, यहां पर देखिए यह जो केंद्र है अभी इसका उद्घाटन किया गया है और यह क्या करेगा कि 30 मिनट या 1 घंटे पहले लोगों को सचेत कर देगा। इसके अलावा यह विभिन्न प्रकार की जो भी मौसम से संबंधित या चेतावनी से संबंधित संस्थान है उनके साथ समन्वय भी स्थापित करेगा, जिसकी वजह से एक आपदा जोखिम स्टैक तैयार किया जा सके और आपदा से पूर्व सटीक चेतावनी लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो इसमें कौन कौन से हैं? भारत मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ यह समन्वय करेगा। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र है ये राहत वाणी जिसको नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जो वर्ष 2017 में यह 14वें स्थान पर रहा, बढ़ करके देश में दूसरे स्थान पर हो गया है। तो यहाँ पर यह देखिए कि उत्तर इस तरह से एक कयास लगाया जा सकता है या एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को देश में एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने में राज्य सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संकल्प है कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, इकोनॉमी बनाना है, यही लक्ष्य रखा गया है। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो विदेशों का भी दौरा कर रहे हैं। अगर देखिए तो फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी रखा गया था, जिसके अंतर्गत कुल 38 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए थे। ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी का होना पर्यटन और परिणाम स्वरूप राज्य निवेश को बढ़ावा देने में एक शानदार तरीका रहा है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि दूसरा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सवाल अगला है, निवेश सारथी के संदर्भ में सही है। निवेश प्रोत्साहन हेतु एक सहकारी कार्यक्रम, निवेश प्रोत्साहन हेतु गैर बैंक वित्तीय संस्थान, निवेशक प्रबंधन प्रणाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल निवेश सारथी और निवेश मित्र
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के अंतर्गत एक मंत्र दिया गया है राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिससे कि राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। और निवेश सारथी जो है यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि राज्य में निवेशकों और उद्यमियों को ऑनलाइन प्रोत्साहन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो ये क्या है? मुख्य रूप से ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि उद्यमियों को और निवेशकों को सक्षम बनाता है प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए। तो दरअसल राज्य सरकार जो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है और इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वह विदेशों में भी घूम रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में निवेश को ज्यादा से ज्यादा लाया जा सके। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस शामिल किया गया है। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यह एक निवेशक प्रबंधन प्रणाली है, ऑनलाइन प्रणाली है। अगला सवाल है, पहले पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या मथुरा? तो पहले पूर्णतः लखनऊ वाला सैनिक स्कूल यानी कि ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन अभी मथुरा के वृंदावन में किया गया है। दरअसल वर्ष 2019 में मिजोरम में सैनिक स्कूल छिंगछिप में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा चरणबद्ध तरीके से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी। अब इसके अंतर्गत कुछ मुख्य लक्ष्य भी रखे गए थे, जिन लक्ष्यों में अगर हम देखें तो वर्ष 2020 की जो नई शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत कुछ प्रावधान थे, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की मंजूरी रक्षा मंत्री जी के द्वारा दी गई थी। तो अभी इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। यह पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है और इसके अंतर्गत 100 नए स्कूल स्थापित करने की पहल में यह पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है, जबकि सैनिक स्कूलों की स्थापना के अंतर्गत 42 स्कूल पहले से ही स्थापित कर दिए गए हैं। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसके अंतर्गत ही इन 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जानी थी, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने के साथ ही बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना भी शामिल था। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी यानी कि मथुरा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर नजर डालते हैं। पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर अपना स्थान बना लिया है। तो पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर अब गुजरात आ गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहां से देखिए क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो दरअसल अगर देखें तो चालू कैलेंडर वर्ष की हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में भारत के बाजार पूंजीकरण में 10% की वृद्धि देखी गई है। इसी के अंतर्गत देखिए तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा इसमें वृद्धि देखने को मिली है, जिससे कि जो भी पंजीकृत निवेशक हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि उत्तर प्रदेश ने गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है और दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। हमें उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वह आप सभी की परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे, काफी सहायक साबित होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए तथ्यों और सूचनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।